बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 5th एपिसोड आई गेस। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं एपिसोड की तरफ। आबरू गहरी नींद से हो रही थी जब इसे महसूस हुआ जैसे इसके वजूद से कोई चीज़ टकराई हो। इसने एकदम आंखें खोली तो सिकंदर शाह को अपने इतना करीब देख के इसकी चीख बुलंद हुई। श्श, आवाज़ नहीं। सिकंदर शाह ने इसके मुंह पर हाथ रखा तो इसकी आंखें खौफ से फैल गई। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे डोर लॉक करने से मैं अंदर नहीं आ सकता? तो ये भूल है तुम्हारी आबरू ज़मान। ये डुप्लीकेट की हर वक्त अवेलेबल है। सिकंदर शाह ने इसे झटका दिया तो वो किसी बेचान गुड़िया की तरह इस पे आ गिरी। प्लीज़ ऐसा नहीं करो, रहम करो प्लीज़। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। सिकंदर अपनी गिरफ्त इस पे तंग कर चुका था। आबरू को सांस लेना मुहाल लग रहा था, लेकिन इस जालिम इंसान को इस पर ज़रा तरस ना आया। वो किसी भेड़िए की तरह इसके जिस्म को नोचता रहा। आबरू चीखती रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो अपने कान बंद कर चुका था। और इस तरह एक और रात आबरू के लिए किसी क़यामत की रात से कम ना थी। इसने देखा सिकंदर शाह इसकी नींद उड़ा था, कितने मज़े की नींद सो रहा था। वो ज़रा भी पशेमान नहीं था कि किसी की नस्वानियत कितनी बुरी तरह रोन देता है। किसी का रोना बिलखना इस पर कुछ असर नहीं करता। कितना जालिम है ये। आबरू की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका सर सिकंदर शाह के बाजू पर था और सिकंदर शाह इसकी तरफ रुक के ऐसे सो रहा था कि आबरू सारी की सारी इसके कब्जे में थी। इसे वहशत हो रही थी। इस शख्स से इसका सारा वजूद कँपा रहा था। वो निकलना चाहती थी इसकी गिरफ्त से, कहीं दूर जाके खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। अपने वजूद से इस घटिया इंसान का एक एक नक्श मिटा देना चाहती थी। इसने आराम से सिकंदर शाह का बाजू पीछे किया और उठने लगी जब सिकंदर शाह इसे बाजू से खींचता अपने पहलू में गिरा चुका था। आबरू ने अपनी आंखें खौफ से बंद कर ली। वो इस शख्स की गंदी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके बाल बेड पर बिखरे थे जब सिकंदर शाह ने इसके कान में सरगोशी की। कहाँ भाग रही हो जाने मन? मैं वॉशरूम जो जाना मुझे प्लीज़। आबरू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बमुश्किल बोल पाई। सिकंदर शाह ने इसे झटके से खुद से दूर किया तो वो दूर जा गिरी। मुझे शौक भी नहीं कोई तुम्हें अपने पास रखने का। मैं सिर्फ तुम्हारा गरूर तोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हें सज़ा के तौर पर तुम्हारे पास आता हूँ ताकि मैं ये भूल ना सकूँ जी कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं आबरू ज़मान। सिकंदर शाह को लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे एक इशारे की मुंतज़िर तुम्हारी जैसी 2 टके की लड़कियाँ, लेकिन मैं अपनी तौहीन समझता हूँ और ज़ात को अहमियत देना। लाख लानत फिर तेरे थे। जाकर टट्ठे खूह दे विच मर जा फिर जाके बेगैरता। तुम मेरे पाँव की जूती हो। और हाँ, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की सी है। आज से इस पूरे घर की सफाई से लेकर किचन और मेरा हर काम तुम करोगी। और मुझे हर चीज़ परफेक्ट पसंद है। ना सुनना मेरी आदत में नहीं। तो टाइम काट के थोड़ा जब मर क्यों नहीं जाता? एडी परफेक्शन मरी भी थोड़ा परफेक्शन देना। और हाँ, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं। इस घर के सारे मुलाजिम मेरे वफादार हैं। इन्हें बेहतर पता है कि इनके साथ गद्दारी करने वाले का क्या करना है। आबरू आंखें फाड़े सिकंदर शाह को देख रही थी, जिसे कंधों से थामे इसकी आंखों में अपनी लाल होती आंखें गाड़े से इसकी हैसियत बता रहा था। सिकंदर शाह एक नफरत भरी निगाह इस पर डाले ब्लैंकेट एक तरफ फेंकता कमरे से बाहर निकल गया। आबरू अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट के रोने लगी। सिकंदर शाह, तुम मर जाओ। अल्लाह तुम्हें ऐसी मौत नसीब करे कि तुम्हें एक घूंट पानी भी नसीब ना हो। तुम भी सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजारो। मर जाओ तुम, मर जाओ तुम सिकंदर शाह। वो सियानी अंदाज में चीखती कमरे की हर चीज़ फेंकने लगी। तुम्हारे काम करती है मेरी जूती सिकंदर शाह। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। चुन चुन के बदले लूँगी तुमसे, चुन चुन के। वो वहीं कारपेट पर बैठी फूट फूट के रोने लगी जब एक शख्स दरवाज़ा नॉक करता अंदर आ गया। अब ने शख्स को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वो आंसू पोंछती खड़ी हो गई। इसने फ़ौरन अपने आप को दुपट्टे से ढांपा। इसे इस शख्स के देख के खौफ आने लगा। इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुड़ी हुई बड़ी मूछें, छोटी आंखें जो सुरमे से भरी खासी खौफनाक थी, करली लंबे बाल और खुले कपड़े पहने हुलिया से कोई डाकू लगता था। आबरू का हलक खुश्क होने लगा। मैम, चलो एक बार आपको सारा घर दिखा दूँ, हर काम समझा दूँ। मैंने कहीं नहीं जाना। मैडम, शराफत से चली चलो वरना बॉस ने मुझे हर तरीके से समझाने की इजाज़त दे रखी है। वो इसकी बात काटता संजीदा लहजे में बोला तो आबरू ने डर के झुर्झुरी ली। चले? इस मुलाजिम ने इस पर आंखें गाड़े कहा तो आबरू ने थूक निकलते इसके पीछे कदम बढ़ा दिए। नहीं शाहजी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। दिल बहुत गुस्सा है आप पे, वो कभी नहीं मानेगी। वैसे भी इसने सख्ती से मना किया हुआ और इसकी तबीयत भी नहीं ठीक। आप हुक्म करें मैं किसी और लड़की को 5 लाख से तारा इनकार सुनना मेरी आदत नहीं। 5 लाख लो और मुझे दिल के पास जाने दो। खा लो मेरा बेटा, खा लो। आगे मैं खुद इसे हैंडल कर लूँगा। बढ़िया नखरे करने वाली। शाह पैसे इसके सामने सोफे पर फेंकता खड़ा हो गया। अरे शाह जी, आप तो नाराज़ ही हो गए। चले, आपको इजाज़त है जाने की, लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा मेरी दिल काफ़ी नाजुक है।
सितारा पैसों को ललचाई नज़रों से देखती बोली तो शाह ने कहा गलत इस पर डालता सीनिया चढ़ गया। नीली प्लीज़ कुछ खाने को ला दो प्लीज़। शाह ने कदम जैसे ही अंदर रखे दिल नहीफ सी आवाज़ में बोली। इसे लगा शायद अंदर आने वाली नीली मुलाजमा है। क्या खाना पसंद फरमाएंगी दिल साहिबा? वो बेड पर दुपट्टे से बेनियाज औंधे मुँह लेटी थी। जब आवाज़ पर फ़ौरन उठ बैठी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? जलील इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शाह को अपने रूम में देखकर वो नफरत से बोली। अरे दफ़ा भी हो जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या, अभी तो रात शुरू हुई है। शाह सोफे पर बैठा टांग पर टांग रखे दिल जलाने वाले अंदाज में बोला तो दिल भड़क उठी। मैं कह रही हूँ दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से, वरना अभी गार्ड को बुलवाती हूँ। और शट अप, मजीद बकवास की तो ज़ुबान खींच लूँगा। औकात में रहो, गार्ड्स की धमकियाँ मुझे देने की ज़रूरत नहीं। 1 मिनट में तुम्हारी बॉडी गार्ड्स ख़रीद लूँगा। शाह इसके सामने खड़ा उंगली उठाए गुस्से से बोला। तुम और कर भी क्या सकते हो सवाए सौदाबाजी के मिस्टर शरीफ? आई सेड शट अप, यू शट अप मिस्टर। अपनी आवाज़ नीचे रखो, मत भूलना कि ये मेरा कोठा है, तुम्हारा शरीफ खाना नहीं जो मुझ पर ज़ुबान चला रहे हो। दिल एकदम गुस्से से बोली तो शाह ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। क्यों आए हो यहाँ? कोठे पे क्यों आए हो मिस्टर नाम नेहाद इज्जतदार? शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए? गैरत बाकी नहीं क्या? तुम 2 टके की तवाइफ? मैं 2 टके की तवाइफ हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा निकाब नहीं ओढ़ा हुआ। नफरत और दुश्मनी भी करती तो डंके की चोट पर। एक ज़ुबान रखी है पूरी ज़िंदगी, एक किबला अपनाया। तुम्हारी तरह दोगली ज़िंदगी नहीं गुजारती। तुम्हारी तरह बाहर शराफत और अंदर शैतान नहीं बसाती। हर काम फेयर होकर करती हूँ, चाहे नाच गाना ही सही। तुम्हारी तरह रातों को छुप के मुँह काला नहीं करती। हाँ मैं तवाइफ हूँ, अच्छी या बुरी इसकी जिम्मेदारी तुम पे आई नहीं होती। शरीफ लोगों, मुझे जानने वाला ऊपर बैठा है। और हाँ, वो एक लम्हे के लिए रुकी और चलती हुई टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठा और एक ही सांस में खाली कर दिया और वापस चलती हुई शाह के सामने जा रुकी। और हाँ, ये बात कभी ना भूलना, ये कोठा नहीं बल्कि तुम शरीफों की शराफत का कब्रस्तान है। हम तवाइफ ज़ादियाँ ज़रूर हैं, लेकिन हमें बदनाम करने वाले तुम सब नाम नेहाद मोअज़्ज़ज़ लोग हो। हम इस गंदगी का कीड़ा ज़रूर हैं, लेकिन हमें पैदा करने वाले भी तुम हो। हमें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देने वाले मोअज़्ज़ज़ लोगों, क्या सिर्फ तुम्हारे अपने घर की बहन बेटी ही औरत है? क्या हम औरत नहीं? हमारे एहसासात नहीं? हमारे अंदर दिल नहीं? सिर्फ तवाइफ है? तो तुम हमारे कोठे पर अपनी शराफत का चोला उतारने वाले किस कैटेगरी में आते हो? हाँ, क्या मुकाम है तुम्हारा? सिर्फ ये कि पैसे के बल पर आओ, चंद पल रंगीन करो और ठोकर मार के हवा की किसी और बेटी को तार तार करने चल पड़ो। यह है तुम्हारी पहचान? आई समझ? यह है तुम्हारी पहचान? जगह जगह मुंह मारने वाले कुत्ते हो तुम। दिल अलमारी का सहारा लेते खड़ी लंबे लंबे सांस लेने लगी। ज़्यादा बोलने से इसकी सांस फूल चुकी थी। इसके आंसू लड़ी की सूरत बह रहे थे जब शाह ने आगे बढ़ते से बालों से पकड़े झंझोड़ डाला। तो किसने कहा था तवाइफ बनने को? रहती ना घर की 4 दीवारी के अंदर, खाती ना हलाल का नवाला, मेहनत करती हलाल कमाती। किसने कहा था यूँ सरेआम खुद को लोगों के सामने पेश करने को? हाँ, कहाँ है तुम्हारी अपनी शराफत? वो बोला तो इसकी ज़ुबान से चिंगारियाँ निकली थी। बताओ, है जवाब मेरी बात का? हाँ नहीं ना, क्योंकि ये सब जो तुम कह रही हो कह चुकी ना, झूठ था। तुम सबको आदत है इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने रेट्स बढ़ाने का। तो लो, बढ़ा दिए रेट मैंने। 5 लाख दिए तुम्हारी मैडम को सिर्फ 1 रात के। ओ शट अप, तुम्हें क्या लगता है मैं एक बार फिर तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बनूँगी? तो भूल है तुम्हारी एक निशानी काफ़ी मेरे लिए। पता है शाह जी, मेरी दुआ है कि बेटी हो, ताकि कल इसे भी लोग ऐसे नोच नोच के खाएं और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। तड़ाह, बंद करो अपनी बकवास। नहीं है ये मेरा बच्चा। किसी और का गंद मेरे सर थोप के खुद को महान समझना चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिल शाह का थप्पड़ पड़ने से बेड पर जा गिरी। शाह की आंखों से शोले निकल रहे थे। जा रहा हूँ, 5 लाख तुम्हारी माँ को दे दिए, करवा लेना इस गुनाह को ख़त्म, नहीं तो ताहयात इसे देख देख के सुलगती रहोगी। शाह एक नफरत भरी निगाह इस पर डालता कमरे से बाहर निकल गया। दिल औंधे मुँह लेटी फूट फूट के रोने लगी। बेगैरत, गंदे, गांदजे। आबरू शख्स के पीछे आ रही थी जो कमरे से निकलता लंबी सी राहदारी से गुजर रहा था। आबरू ने देखा इस राहदारी में थोड़े थोड़े फासले पर बहुत खूबसूरत गमले रखे गए थे। मैम, ये टीवी लाउंज है। आबरू ने जब इर्द गिर्द निगाह की तो दंग रह गई। एक तरफ लंबी कतार में बहुत खूबसूरत सोफ़ा सेट रखे गए थे जिन पर बहुत कीमती कुशन्स रखे थे। सामने रखे शीशे की नहायत स्टाइलिश टेबल्स थी जिन पर डेकोरेशन पीसेस रखे थे। सामने खूबसूरत टीवी ट्रॉली पर बड़े साइज़ का LED। दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग जो यकीनन किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का शाहकार थी। वॉल टू वॉल कारपेट। सोफ़ा वाली साइड पर सारी दीवार में विंडो थी जिस पर कीमती वाइट जालीदार पर्दे लटक रहे थे, जहाँ से बाहर का मंजर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। छत पे हुई स्टाइलिश सीलिंग और दरमियान में लटकता कीमती फानूस जो जलते वैसे लग रहा था जैसे आसमान पे चमकते सितारे ज़मीन पर उतर आए। ये मंजर बहुत दिलरुबा था। लाउंज के एक साथ अमेरिकन स्टाइल बहुत खूबसूरत किचन था। किचन से बाहर निकल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था। लाउंज से लेफ्ट साइड पर एक लाइन में 3 रूम्स थे जो एक से बढ़कर एक था। रूम में डिफरेंट स्टाइलिंग फर्नीचर और कारपेट पीछे थे। वहाँ से निकलते राइट साइड पर 2 रूम्स थे। आबरू मुँह खोले हैरानगी से इस घर का महल को देख रही थी। मैम, ये बॉस का रूम है। आबरू जब इस शख्स की पैरवी में राइट साइड पर बने 2 रूम्स में से एक में दाखिल हुई तो इस शख्स ने बताया। रूम को देखकर आबरू का मुँह खुले का खुला रह गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था।
इतना बड़ा वसी रूम, अंदर आते ही सबसे पहले नज़र किंग साइज़ बेड पर पड़ती थी, जिसके साइड टेबल्स पर बहुत यूनिक से लैंप पड़े थे। एक पूरी दीवार में बहुत खूबसूरत अलमारियां बनाई गई थी। सामने दीवार पर लगा एलईडी सोफ़ा सेट और ड्रेसिंग टेबल जो हर किस्म के प्रोडक्ट से भरी हुई थी। विंडो पर लटकते भारी ब्लैक पर्दे, दीवारों पर वाइट कलर किया गया था। छत पर खूबसूरत सीलिंग, कमरे से मिलकर ड्रेसिंग रूम जिसकी 3 साइड्स पे खूबसूरत अलमारियाँ और मिरर लगे हुए थे, जबकि एक पूरी दीवार में विंडो जिस पर पर्दे लटक रहे थे। ड्रेसिंग रूम से आगे एक और डोर था जो यकीनन स्टडी रूम में खुलता था। स्टडी रूम में एक सोफ़ा, 2 रिवॉल्विंग चेयर्स रखी गई थी। दीवार में बनी अलमारियां हर किस्म की किताबों से भरी थी। एक कोने में कंप्यूटर, जबकि एक कोने में छोटा सा रूम फ्रिज भी रखा था। मास्टर रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी था। कमरे का माहौल बहुत ख्वाबनाक था। दीवार पर सिकंदर शाह की एक तस्वीर बहुत बड़ी फ्रेम में लगाई गई थी, जिसमें वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा था। खूबसूरती क्या लागत है तो कमीना ही ना एक नंबर था। ये रूम बेशक रहने वाले के आला ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। आबरू को लगा जैसे घर का आधा हिस्सा इस रूम में। वो गुंगसी एक चीज़ को देख रही थी जब इस शख्स की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। मैम, बॉस अपनी चीज़ों के मामले में बहुत टची हैं। इन्हें हर चीज़ डिसिप्लिन एंड वेल मैनेज चाहिए होती है, इसलिए आपको ख्याल रखना होगा। इन्हें ज़रा सी कोताही भी नहीं पसंद। आबरू ने चौंक कर इसे देखा जो आंखें फाड़े संजीदा अंदाज में बात कर रहा था। आबरू ने छुरछुरी से ली। जी, वो इस शख्स के सामने इतना ही कह सकी। चले। वो उसकी पैर में बाहर निकली तो इस शख्स ने सिकंदर शाह के रूम को बंद किया। मैम, ये सीढ़ियाँ 2nd फ्लोर पर जाती हैं और आपको 2nd फ्लोर पर जाने की इजाज़त नहीं, मतलब नहीं है। आप सारा काम करेंगी। बॉस की फेवरेट डिशेस, वो ब्रेकफास्ट क्या लेते हैं, लंच में क्या पसंद है और डिनर, सब कुछ इनसे पूछ के बनाया जाता है। सो आप एवरी नाइट एंड डे ऑर्डर लेंगी। अब आप रूम में जाए, कल से आप अपनी रूटीन पर आ जाइएगा। वो शख्स इसे सारे घर का चक्कर लगवाता, स्ट्रिक्टली हर काम बताता, इसके रूम में छोड़ के दरवाज़ा बंद करता चला गया। मैं कैसे करूँगी काम? मैं इस शख्स के काम करूँगी जिससे मुझे नफरत है, जिसे मैं देखना भी ज़रूरी नहीं समझती। मैं आबरू ज़मान इसका ऑर्डर लूँगी खाने का, जहर ना खिला दूँ कमीना इंसान। आबरू ड्रेसिंग के सामने खड़ी गुस्से से चिल्लाती, हाथ मार के सारी चीज़ें गिरा चुकी थी। फिर भी इसका गुस्सा कम ना हुआ तो बेडशीट, कंबल, कुशन हर चीज़ ज़मीन बोझ करने लगी। बात तो चुकुनिया भी तो हुआ, हौसला कर ला। फिर वही कारपेट पर बैठी फूट फूट के रोने लगी। बाबा, अम्मी, खुदारा मुझे यहाँ से निकाले, मैं घुट घुट के मर जाऊँगी बाबा। या अल्लाह, मेरे बाबा को सेहत अता फरमा, इनका साया हमेशा सलामत रखना। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकलने की कोई सबील दिखा दे, मुझे अम्मी बाबा के पास पहुँचा दे। वो घुटनों में सर दिए रोने लगी। यार ज़ुहैब, कुछ सुना तुम सब ने? कुछ स्टूडेंट्स खड़े बातें कर रहे थे जब इनका एक फ्रेंड जैन इनके पास आते बोला। क्या हुआ है? ज़ुहैब ने मोबाइल पर हाथ चलाते मसरूफ़ अंदाज में पूछा। यार, अब्रू ज़मान, वही अब्रू जिसकी ज़रमीन शेख के साथ काफ़ी दफ़ा लड़ाई हो चुकी है। यार, वो 5-6 रोज़ से गायब है, पूरी यूनिवर्सिटी में बात फैली हुई है। क्या कहा तुमने जैन? एक दफ़ा फिर कहना। एहसन गुजरा था, जब इसे अब्रू का नाम सुनाई दिया तो फ़ौरन जैन के पास इसने आते पूछा। वो यार, मैं नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी। जैन एहसन के गुस्से से वाकिफ़ था, डरते हुए बोला जब एहसन इसकी बात काटता चिल्लाया। क्या पूरी यूनिवर्सिटी? क्या हुआ अब्रू ज़मान को? कहाँ है वो? क्या बकवास की तुमने? एहसन, अब्रू ज़मान 6 रोज़ से घर से गायब, और पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात आग की तरह फैली हुई कि अब्रू ज़मान किसी के साथ भाग गई। ओ यू शट अप! अगर अब्रू के बारे में मज़ीद ऐसी बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। एहसन इसे गिरबान से पकड़े चिल्लाया तो सब बॉयज़ इसे सॉरी करते वॉकआउट कर गए, जबकि एहसन के अंदर बेचैनी बढ़ गई। अब्रू कहाँ गई? आहत, सना। हाँ, आहत और सना से पूछता हूँ। वो बेचैन सा आहत और सना को ढूंढने चला गया। अब्रू कहाँ है? ज़मीन शेख अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में बैठी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के मज़े लेती जब आहत दंदनाता हुआ इसके साथ हाथ से बोतल लेता गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द हेल इज़ दिस? ज़रमीन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिसके नतीजे में कोल्ड ड्रिंक इसके ड्रेस को ख़राब कर गई, तो इसका गुस्सा 7वें आसमान को छू गया। आई सेड वेयर इज़ आबरू मिस ज़रमीन शेख? और शट अप आहत। यू शट अप जिमी, तुम्हारी आवाज़ ना आए वरना। जिमी के बोलने पर आहत उंगली उठाता इसे वार्न करने लगा। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या मिस्टर आहत? आज तुम्हारी वो मिलानी नहीं तो तुम आ गए दिमाग ख़राब करने। मैंने पूछा आबरू कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम लोग इसके चमचे, तुम्हें पता होगा। इसके चीखने पर ज़मीन रिलैक्स ही बोली। इसे भी आज ही आबरू के गायब होने की न्यूज़ मिली थी। तुमने आबरू को किडनैप करवाया ना? आहत ने खोजती नज़रों से पूछा। मैंने? हा हा हा, गुड जॉब। भागी होगी किसी आशिक के साथ। शट अप ज़रमीन। और यू शट अप आहत, मजीद बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। मैंने आबरू ज़मान का किडनैप किया होता ना तो अब तक लाश इसके घर पहुंच चुकी होती, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी कि खुद ही कहीं भाग गई, वरना। और मैं ज़रमीन शेख छुप के वार करना मेरी सरशत में नहीं, डंके की चोट पर लड़ाई लड़ती हूँ। आबरू ज़मान मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में टॉप पर है और बहुत जल्द वो इसका हिसाब चुकाएगी। अगर मुँह काला करने के बाद मिले तो बता देना अपनी मिस मुँह मोमिना और करतूत काफरा को। बहुत जल्द मिलूंगी मैं इसे। और हाँ, एक बात और। वो गुस्से से बोलती जाने लगी जब वापस पास आते उंगली उठाई से वार्न करने लगी। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या मुझ पे बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की तो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कंप्लेन करूंगी। ज़रमीन इसकी अकल ठिकाने लगाती अपने ग्रुप से साथ बाहर निकलने लगी। जब दरवाजे पर खड़े एहसन को देखते हुए हंसते हुए इसके सामने जा रही और तंज़ी अंदाज में बोली, सो फाइनली योर लवर हैज़ गॉन एहसन रज़ा मीर। अफसोस, तुम्हें छोड़ के भाग गई। हा 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 हा।
एहसन ज़बत से अपनी मुठ्ठियाँ भैंचे से जाता देखता रहा, क्योंकि वह इसकी आहत से की गई बकवास सुन चुका था। इसके जाते वो भागता हुआ आहत और सना के पास आया। आहत, सना, आबरू कहाँ है? ये सब प्लीज़ आहत, सना, मुझे बताओ कहाँ है आबरू? खा लो मेरा बच्चा। मेरे बच्चे ने ला के मुँह में कुरकुरा डाल दिया था। सुने, उधर जाके खाओ ना मेरा बेटा, उधर जाके खा लो, मैं आपको बुला लूँगी। एहसन आहत का बाजू पकड़े बेचैनी से बोला तो आहत ने चेयर पर बैठते से सारी बात बता दी। अब तुम बताओ, आहत ने एहसन से पूछा जो अपने बाल मुट्ठी में भेंचे किसी सोच में गुम था। सना ने भी सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि ज़रमीन ने ये सब किया, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो बहुत इमोशनल है, अगर आबरू इसके पास होती तो अब तक कुछ कर चुकी होती। सो आई डोंट थिंक सो कि आबरू इसके पास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर ज़रमीन में आबरू को किडनैप नहीं करवाया तो आबरू है कहाँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ आबरू की किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं। इसकी फैमिली की दुश्मनी तो नहीं किसी के साथ? नहीं यार, इसकी फैमिली तो बहुत स्वीट है। इसके बाबा नहाई शरीफ इंसान है, इनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सना ने कहा। चलो इंशाल्लाह हम सब मिलके आबरू को ढूंढ लेंगे, इसे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। 2 माह बाद। अच्छा 2 माह हो गए। ए नज़ीरा, जब देख मेरा शाह पुत्र का कमरा ठीक करवा दिया सुनोबरी ने, और देख ज़हरा खातून की तरह इन्हें जल्दी भेज मेरे पास इसे। नज़ीरा जी बीबी साईं कहती फ़ौरन छोटे शाह के कमरे की तरफ चलेगी। अरे गुलाम बख्श, कहाँ पहुँची गाड़ी? जल्दी फ़ोन कर दीन मोहम्मद को। सुल्ताना बेगम ने गुलाम बख्श को आवाज़ दी तो फ़ौरन दौड़ता हुआ आया। जी बीबी साईं, गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल होगी, बहुत जल्द हवेली पहुँच जाएगी। छोटे शाह गुलाम बख्श सर झुका अदब से बोला। अच्छा, और हाँ, कल ज़ेब पुत्र भी आ रहा है, सुबह गाड़ी रवाना कर देना। जी बीबी, जो हुक्म। जाओ। सलाम अम्मा जी, आपने बुलाया? ज़हरा इनके सामने गर्दन झुकाए खड़ी बोली तो सुल्ताना बेगम अपना वाइट चरारा संभालती इसके सामने गई और इसका चेहरा हाथों के प्याले मिले प्यार से बोली। ज़हरा पुत्र, तुम नई नवेली दुल्हन हो और दुल्हन की कलाइयाँ सोनी नहीं होनी तो होती। इतना ढेर सारा जेवर अलमारियों में बंद रखने के लिए तो नहीं दिया गया ना। पुत्र शाह आ रहा है और तू इसकी बीवी है, जा तैयार श्यार हो, जेवर पहनो, खुद को सजाओ। और पता है पुत्र, जब शौहर थका हारा घर आ रहा है तो इसकी बीवी इसे सुकून देती है, और जब बीवी सजी सवरी होगी तो शौहर का दिल भी हशाश बशाश हो जाता है। जा पुत्र, शाह के आने से पहले फ़ौरन तैयार हो जा शाबाश। जी अम्मा जी। ज़हरा इनकी बातों पर सर हिलाती अपने रूम की तरफ चल पड़ी। ज़हरा इनकी बहुत लाडली और फर्माबरदार बहू थी। शाह और ज़हरा की शादी को 2 माह हो चुके थे। शाह शादी के बाद से शहर में न्यू बिज़नेस सेट कर रहा था, यही वजह थी वो काफ़ी बिजी हो गया था और पूरे 20 दिन बाद हवेली आ रहा था, इसलिए सुल्ताना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। सुल्ताना बेगम किचन में खड़ी मुलाजमा को हदायत दे रही थी जब शाह की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। शाह ने सलाम करता अंदर आ गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, माँ सदके मेरा शेर पुत्र आ गया। अम्मा भी आगे बढ़ती फ़ौरन से इसे गले लगाया। चल बाहर आओ, अंदर मसालों की बू। हाँ अम्मा भी, आप भी ना, चले आए। शाह ने बाहों के घेरे में लिए बरामदे में ले आए। शाह पुत्र तू जा, नहा धो के आराम कर, मैं खाना लगाती। जी अम्मा भी। शाह फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ज़हरा शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब शाह कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी नज़रें पलटना भूल गया। इसे ज़हरा के घुटने तक आते बाल बहुत पसंद थे। इसे सजी सवरी ज़हरा बीबी के रूप में पसंद आई थी। हर तरह से इसका ख्याल रखने वाली, बिना बताए इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाली, नहायत खुश अखलाक और धीमे मजाज वाली ज़हरा पहली नज़र में शाह को अच्छी लगी थी। अरे कैसी है मेरी प्रिंसेस? शाह चलता हुआ इसके पीछे खड़ा होता इसे बाहों के घेरे में लेता बोला तो ज़हरा शर्मा गई। अरे आप कब आए? जब मेरी खूबसूरत बीवी इंतज़ार करने में मसरूफ़ अमल थी। शाह इसकी पेशानी पर बूसा देते बोला तो वो हंसती। दूसरी तरफ नीली, उफ अम्मी, नीली बबली, दिल बीबी क्या हुआ? नीली दिल के चीखने पर दौड़ती हुई इसके कमरे में आई तो दिल बेड पर औंधे मुँह लेटी करा रही थी। दिल बीबी। नीली ने फ़ौरन आगे बढ़ते अपने दिल बीबी को सीधा किया तो दिल की जर्द पड़ती रंगत देख के इसकी चीख बुलंद हुई। दिल बीबी क्या हुआ? दिल बीबी, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? नीली ने इसे पेट पर हाथ रख के कराहते देखा तो फ़ौरन इसके हाथ पाँव दबाने लगी। नीली, हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मर जाऊँगी। दिल की ज़ुबान से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे, दर्द की शिद्दत से इसके आंसू बह रहे थे। जी बीबी जी, मैं अभी। नीली फ़ौरन भागती हुई 2 लड़कियों की मदद से बहुत मुश्किल से दिल को गाड़ी तक ला सकी। या अल्लाह मेरी बीबी को सेहत देना, इसे अपने हिफ्ज़ मान में रखना, आमीन। नीली बेंच पर बैठी अपनी दिल बीबी के लिए रो रो के दुआएं मांग रही थी। दिल को आईसीयू में ले जाया जा चुका था। नीली की नज़रें अटकी हुई थी जिसकी इसकी बेचैनी सवा नेज़े पर थी। काफ़ी टाइम गुजर चुका था लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं निकले थे। या अल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो। नीली बेचैन सी चक्कर काट रही थी। जब डॉक्टर बाहर निकली तो नीली भागती हुई डॉक्टर के पास पहुंची। मुबारक हो, बेटा हुआ। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा। नीली के पूछने से पहले डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बताती आगे बढ़ गई तो नीली भी फ़ौरन रूम की तरफ बढ़ी। दिल बीबी, बेबी कब से रो रहा? प्लीज़ इसे फीड करवाए ना। जब से बेबी हुआ था दिल ऐसी गुमसुम सी थी। वो अपने कोठे पर भी आ गई थी लेकिन इसकी चुप ना टूटी।
बच्चा रो रो के हल्कान हो रहा था, लेकिन दिल ने इसे एक नज़र उठा के देखा भी नहीं, तो मजबूरन नीली को इसे दूसरा दूध बना के देना पड़ा। लेकिन आज दूसरे दिन भी दिल ने इसे हाथ ना लगाया तो नीली तकरीबन गुस्से से चिल्लाई। आज रात कोठे पर काफ़ी बड़े पैमाने पर महफिल रक्स थी, बड़े बड़े लोग शामिल होना मुतवक्का था। यही वजह थी कि आज कोठे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। काफ़ी वसी मिकदार में शबाब मंगवाया गया। नीली थोड़ी देर के लिए काम से बाहर की कॉट में लेटा बेबी हाथ पाँव मारता चीख रहा था, जबकि दिल से बेनियाज करवट के बल लेटी खला में घूर रही थी। जब नीली बच्चे को उठाती दिल को झंझोड़ती फट पड़ी। दिल बीबी, जब वाकई इस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करना था तो क्यों पैदा किया इसे? क्यों लड़ती रही इसके लिए हर किसी से, जब इसे देखना भी नहीं था? इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो तुम? नीली, मैं हार गई हूँ मैं। नीली, मैं बेटी चाहती थी ताकि वो भी कल को इसी कोठे की जीनत बनती और शाह को पता चलता कि इसकी बेटी भी इसी कोठे की पैदावार। वो अपनी ही बेटी को नाचते और दूसरों के बिस्तर की जीनत बनते देख के तड़पता और मेरे दिल को सुकून पहुंचता। इसे भी पता चलता कि बेटियां नाचे तो कैसा लगता है, मर्द इनसे अपनी हवस पूरी करे तो कैसा महसूस होता है। हर हर कदम पर लोग इन्हें धुतकारे गालियां दे तो दिल के कितने टुकड़े होते हैं। नीली, मैंने इतनी दुआएं मांगी थी कि बेटी हो, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और बेटा हो गया। एक और शाह जो कल को अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हर लड़की को अपने कदमों तले रोन देगा। आप खा लो सोने। एक और शाह पैदा हो गया जो कल किसी और मासूम की मासूमियत को निगल जाएगा, इसे बेआबरू करेगा। नीली, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ कि मेरी एक दुआ भी कबूल नहीं होती? एक दुआ भी? क्यों मेरा रब हमसे नाराज़ है? क्या हम इसकी मखलूक नहीं? क्या हमारी दुआएं हमेशा ऐसे ही रद्द होंगी? नीली, मुझे बेआबरू करते से ज़रा भी दुख नहीं हुआ, ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि कितनी बुरी तरह किसी मासूम की नस्वानियत का कत्ल कर रहा है। नीली, क्यों नीली? फिर मैं क्यों करूँ एहसास इस शख्स के बच्चे का? क्यों मैं देखूँ फीड कराऊँ इसे, जब बड़े हो गए इसने भी यही सब नाजायज़ करना तो? क्यों नीली? नहीं देखना मैंने इसे। ले जाओ इसे, दे दो किसी को, बल्कि जाओ दे दो सितारा मैडम को, इसे भी बेच दे किसी, कुछ रकम तो मौसूल होगी। जाओ। दिल बोल रही थी तो इसके आंसू लड़ी की सूरत बह रहे थे। इसका दिल शिद्दत गम से फट रहा था। वो घुटनों में सर्दियाँ फूट फूट कर रोने लगी। जब नीली बच्चे को कॉट में लिटाती बेड पर इसके पास आ बैठी, उसे कंधों से थामे अपने साथ लगा लिया। पता है दिल बीबी, अल्लाह को ऐसे मंजूर था, इसने आपको बेटा दिया। हो सकता है कल यही बेटा आपको यहाँ से ले जाए, आपका बाजू, आपकी ढाल बनेगा। आपका बेटा आपके मुजरिम को आपके कटहरे में लाएगा, इसे सजा दिलवाएगा। और ये आपका बेटा, तो आप इसे बताएंगे कि औरत हमेशा हवस पूरी करने का जरिया नहीं होती। आप इस औरत की इज्जत करना सिखाएंगे, तो ये दूसरा शाह कैसे बनेगा? प्लीज़ आप ऐसी पत्थर दिल ना बने और अपने बेबी को गले लगाकर इसे ममता का एहसास दिलाएं। नीली ने इसके आंसू साफ करते अपनी सोच के मुताबिक समझाते हुए बच्चा उठा के इसकी तरफ बढ़ाया, तो दिल से अपने सीने में भेजे और ज़्यादा रोने लगी। एक नीली तो थी इसकी गमख्वार। अच्छा, आप बताएं क्या नाम रखेंगी? अब हम अपने प्रिंस का? उफ, 3 दिन का हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी बेबी। अब नाम हो जाए, जल्दी बताएं। नीली मुंह बनाते हुए बोली तो दिल भी हंसती। इसका नाम जावियार शाह है। हुना जावियार शाह कितना आ गया? वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर आज से ये है हमारे प्रिंस जावियार शाह। नीली को भी नाम पसंद आया, वो चहक के बोली। आबरू के काम और खाना ना पकाने का इनकार जब सिकंदर शाह के पास पहुंचा तो गुस्से से इसका बुरा हाल हो गया। इसने अपना सारा गुस्सा आबरू पर उतारा। वो रोती चीखती रही, हाथ जोड़े काम करने का वादा, कस्में देती रही, लेकिन सिकंदर शाह अपने कान बंद किए अपना गुस्सा अपनी नफरत निकालता रहा। यहाँ तक कि आबरू अधमुई हुई कारपेट पर ढेर होगी। बिच, मुझे इनकार करेगी? सिकंदर शाह को इनकार करेगी? सिकंदर शाह गालियाँ बकता इसे टांग रसीद करता कमरे से निकल गया। जा लानती है, बेगैरता, जब मर जा जाके किसी पास से। आबरू के अंदर सिकंदर शाह का खौफ इस कदर बैठ गया कि इसे इसके कदमों की चाप भी खौफ आने लगा। इसका जी चाहता वो कहीं छुप जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ सिकंदर शाह का साया भी इस तक ना पहुँच सके। इसने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। किसी मुलाजिम को इससे बात करने की इजाज़त नहीं थी, वो सारे काम करती। सिकंदर शाह इसे ऐसे खाने बनवाता जिनका नाम भी इसने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। यही वजह थी कि हर रोज़ इसे सिकंदर शाह के हाथों जलील होना पड़ता। वो उसकी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सज़ा देता। इसके सारे जिस्म पर पड़े नील सिकंदर शाह की बुरबरियत का चीख चीख के ऐलान करते थे। इसे सिकंदर के नाम से भी खौफ आने लगा। आज फिर सिकंदर शाह ने इसे डिनर के लिए थाई फूड गिंग क्यू वॉन काई, जिसे ग्रीन चिकन करी कहा जाता, बनाने को कहा था। सिकंदर शाह को थाई फूड और चाइनीज़ पसंद था। इसे पता चल चुका था कि आबरू को ये सब बनाना नहीं आता, इसलिए वो सभी से बनाने को कहता। वो जो हमेशा किसी और ही शक्ल में कोई अजीबोगरीब डिश पेश करती है, हर रोज़ इसे सख्त सख्त सजा मिलती। ग्रीन चिकन करी, ये कैसे बनती है? मुझे कुछ नहीं पता। सिकंदर शाह के जाने के बाद आबरू वहीं लाउंज में कारपेट पर बैठी बेबसी के मारे रोने लगी। उफ, मैं तो ये सब पहली दफ़ा सुन रही हूँ। या अल्लाह कोई मदद कर दे, मुझे जल्लाद से छुटकारा दिला दे। बहुत बुरा ये शख्स, जालिम। अम्मी प्लीज़, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरी अम्मी बाबा को भेज दे, वो मुझे ले जाए यहाँ से। अम्मी मुझे ये सब बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे। ये शख्स रोज़ मुझे नई सज़ा देता है। प्लीज़ अम्मी मुझे ले जाए, मैं मर जाऊँगी। ए लड़की उठ, अभी डस्टिंग बाकी है, फारिग वक्त में बैन कर लेना। आबरू अपनी अम्मी बाबा को याद करती रो रही थी। जब मुलाजमा की आवाज़ पर इसने चेहरा उठाया, इसे देखा, फ़ौरन खड़ी हो गई।
इस महल में सब मेल मुलाजिम थे, सिर्फ एक मुलाजमा थी जो इंतहाई मोटी काली भद्दी सी थी। इसकी सुर्ख आंखों से आबरू को वहशत होती थी। इसकी आंखें आबरू को अपने ऊपर एक्सरे की तरह फिट नजर आती। इसे यहाँ के सभी मुलाजमों से भी खौफ आता। सिकंदर शाह ने अपनी तरह मुलाजिम भी काफ़ी दबंग रखे हुए थे या फिर इन्हें इसी तरह ट्रेन किया जाता था। जी जी जी, आबरू थूक निकलती, फ़ौरन काम में जुट गई। सुने, बिलाखिर आबरू ने हिम्मत कर ही ली। मुझे डिश बनानी नहीं आती, प्लीज़ हेल्प कर दें। आबरू उसकी आंख उठा के देखने पर डरते डरते बोली, ए लड़की, ज़रा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक दूंगी सीधे हाथ की। चुपचाप अपना काम कर। बढ़िया मलका कहीं की। सलमा गुस्से से बोलती किचन से बाहर निकल गई। लो, हुन मुलाजम भी बोल उनके, जबकि आबरू वहीं टेबल पर सर रखे रोने लगी। आज फिर इसकी किस्मत में सिकंदर शाह की मार लिखी थी। बिटिया, वो रोने में मसरूफ़ थी। जब किसी की शफीक सी आवाज़ कान में पड़ी तो इसने सर उठाते दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ एक खासी बड़ी उम्र के बाबा जी, जो यकीनन मुलाजिम ही थे, खड़े से देख रहे थे। बाबा, आबरू ने पुकारा तो इसे अपने बाबा की याद आ गई। इसके आंसू और तेजी से बहने लगे। दीनू बाबा चलता हुआ इसके पास आ गया। बिटिया, साहब लोग बहुत गुस्से वाला, हम मुलाजिम पे अगर कोई कोताही कर दे तो वो नहीं माफ़ करता, लेकिन दिल का बुरा नहीं है हमारा साहब। और ये सलमा, ये तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, जो भी करना तुमने खुद ही करना है। साहब का कुक है साबिर, ये मैं इससे लिखवा के लाया, तुम ये लो और बनाओ, जल्दी बनाओ खाना, साहब के आने का टाइम हो गया। बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा। दिल का बुरा नहीं, इधर दिल कढ़ के बंदा ना कुत्ते आगे पा दे कि एडा चंगा दिल सानू चाहिए नहीं है। आबरू दीनू बाबा के हाथ से कागज़ लेती बोली। इसकी आंखों में आंसू देख के दीनू बाबा का दिल बैठने लगा। जब से आबरू आई थी, वैसे कितनी बार सिकंदर शाह के जुल्म का शिकार होते देख चुके थे। इन्हें इस बच्ची पर बहुत तरस आता, जो बिल्कुल इन्हें अपनी बेटी की तरह दिखती। इनसे रहा ना गया और साबिर से इस डिश की तरतीब लिखवा के ले आए। बिटिया, हम जाते हैं, सलमा ने हमको देख लिया तो बहुत बुरा करवाएगी, साहब का चमची है ये। जी बाबा, बाबा बहुत शुक्रिया। आबू बेसख्त इनके हाथ चुमगी तो बाबा इसके सर पर हाथ रखते किचन से निकल गए। और वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते मतलूबा चीज़ें कैबिनेट से निकाल रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाते कभी घड़ी की तरफ निगाह करती और कभी चूल्हे की तरफ। जी, जल्दी से चक्कर में बहुत बुरी तरह वो अपना हाथ जला चुकी थी। इसे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन ये जलन सिकंदर शाह के डर के आगे कुछ भी नहीं थी। दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसके आंसू बह थे, लेकिन इसे दर्द की कोई परवाह नहीं थी। सिकंदर शाह का डर हर खौफ पर हावी था। सिकंदर शाह गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। इसने मुक्का बनाए, जोर से दीवार पर मारा, गुस्से से चिल्लाया, कैसे बन सकता है? नहीं बेटा, अभी कर रही हूँ सोने, अभी कर रही हूँ, आपको मैं बुला लूँगी, अभी थोड़ी सी रहती है, जाओ मेरा बच्चा। वो सोफे पर अपने सामने लैपटॉप खोले बैठ गया। टीवी चल रहा था जब नॉक हुई। यस, इजाज़त मिलती आबरू अंदर आई। इसके हाथ में ट्रे लड़खड़ा रहा था। सिकंदर शाह ने एक नज़र इस पर डाली जो उसके टेबल पर कॉफ़ी रख रही थी। इसके हाथों में वाज़ा कप कपाहट थी। सिकंदर शाह की नज़रें से खुद में खुपती भी लगी। मैंने बोला जाने को। वो कॉफ़ी वापस रखे वापस जाने लगी जब सिकंदर शाह की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। ये कौन सा कॉफ़ी फ्लेवर है? सिकंदर की गुस्से भरी आवाज़ पर आबरू कांपने लगी। इसे कोई यकीन नहीं था अब इसकी खैर नहीं। वो बोली जिसका गला रंध गया, आंसू बाहर छलकने को बेताब थे। जी 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 जो 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 आपने कही थी था। अच्छा, टेक दिस एंड ड्रिंक। पकड़ो। सिकंदर के इसके सामने खड़ा कप ज़बरदस्ती इसके हाथ में पकड़ा तो आबरू के हाथ लरसने लगे। मैं नहीं पीती, कभी नहीं पी। अच्छा, तुम नहीं पीती? नहीं पीनी? नहीं। इसने डर के पीछे होते नफ़ी में सर हिलाया। इसके हाथ में कप लरस रहा था जो किसी भी लम्हे गिर जाता तो सिकंदर भी अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाता, इसके सामने जा रुका तो फ़ौरन 2 कदम पीछे भी इसका जिस्म लरस रहा था। तो एक काम करते हैं, जिस हाथ से कॉफ़ी बनाई इसे सजा देते हैं। इससे पहले कि आबरू इसकी बात का मतलब समझती, सिकंदर ने कप लिया और इसका हाथ पकड़े गर्म कॉफ़ी के कप में डाल दिया। ये आउच अम्मी! आबरू फ़ौरन हाथ खींचते हवा में लहराने लगी। उफ़, इसका हाथ रेड हो गया। वो हाथ पे फूंके मारने लगी। इसे बहुत जलन हो रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। उफ़ अम्मी, उफ़! सिकंदर शाह सोफे पर बैठा इसकी बेबसी का तमाशा देखता रहा, जो बार बार अपने हाथ पर फूंके मारती जलन कम करने की कोशिश में बुरी तरह कांप रही थी। अगर कल ऐसी कॉफ़ी हुई तो दूसरा हाथ भी चिल्ला दूंगा, दफ़ा हो जाओ। सिकंदर शाह से बारू से पकड़े दरवाजे से बाहर धक्का दिया तो वह लहराती हुई दूर जा गिरी। जब मर जाके कितने चवल आदमी अब बेगैर था। वो सर उठाए इधर बंद दरवाजे को देखती फूट फूट के रोने लगी। काफ़ी देर बाद वो खुद को घसीटती कमरे तक आ सकी। हाथ पर बेतहाशा जलन से इसका दिल बंद हो रहा था। इसने हर दराज खंगाल डाली, मगर इसे कोई ट्यूब न मिली तो मजबूरन से टूथपेस्ट लगाना पड़ी। उफ़ अम्मी, बाबा प्लीज़ मुझे ले जाए। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? मुझे यहाँ से ले जाए अपनी आबरू को सिकंदर शाह की कैद से। बाबा, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, जालिम। बाबा, ये मुझे ना करदा गुनाह की सज़ा दे रहा है। मैं मर जाऊँगी बाबा। आबरू रोती चीखती अपने बाबा अम्मी को याद करती बुलाती रही, यहाँ तक कि इसके आंसू थम गए और वहीं सोफे से टेक लगाए आंखें मूंद की। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती, कभी रिश्तों की कुर्बानी और कभी कभी इज़्ज़त की कुर्बानी। ज़मान अहमद से भी इज़्ज़त की कुर्बानी ली गई थी, ऐसी कुर्बानी जिसने इन्हें बहुत बदनाम किया। इनकी बरसों कमाई गई इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई गई।
यहाँ तक कि इन्हें घर बदर कर दिया गया। अब्रू के भाग जाने की खबर के बाद सारे मोहल्ले वालों ने ज़मान अहमद और उनकी फैमिली से बाइकआउट कर लिया। हर रोज़ इन्हें ज़ुबान से कचौके लगाए जाते कि मोहल्ला छोड़ जाने की धमकियाँ दी जाती कि इनके घरों में जो जवान बेटियाँ वो इनकी बेहया बेटियों की वजह से अपनी बेटियों का मुस्तकबिल नहीं ख़राब कर सकते। ज़मान अहमद को बगोड़ी बेटी का बाप कहा जाने लगा। वो कब तक लोगों का मुकाबला कर सकते थे। मजबूरन इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वो किसी नए मोहल्ले में किराए के छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए। ज़िंदगी का काम है चलना, वो चल रही थी। ज़मान अहमद वक्त से पहले बूढ़े नजर आने लगे। इन्हें 3 माह की लीव की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया कि वो बिल्कुल खामोश हो गए। सईदा बानो कभी आबरू को कोसने लगती और कभी इसकी याद में आंसू बहाने लगती। पैसे ना होने से हया भी कॉलेज छोड़ चुकी थी। घर में फाके पड़ने लगे। हया किसी जॉब की तलाश में थी, लेकिन FA पास को कौन नौकरी देता। वो पिछले 1 माह से मारी मारी फिरी थी, लेकिन जॉब को देने को तैयार ही नहीं था। सारे घर का बोझ जिसके नातमा कंधों पर आ गया। बाबा क्या हाल है? ज़मान अहमद बिस्तर पर लेटे खला में घूर रहे थे जब हया इनके पास बैठ गई। वो भी जॉब की तलाश में बाहर से नाकाम लौटी थी। जी रहा हूँ, ये कमबख्त सांसें भी पीछा नहीं छोड़ती। बाबा प्लीज़ ऐसी बातें क्यों करते? आपको भरोसा है ना मुझ पर? भरोसा तो मुझे आबरू पर भी बहुत था, लेकिन क्या हुआ? तोड़ गई, रेजा रेजा कर गई। किसी और के लिए मेरी 21 साल प्यार भुला गई। हया ने देखा बाबा के आंसू बह रहे थे। जब से आबरू गई थी आज तकरीबन 3 माह बाद वो इसका नाम ले रहे थे। इसका दिल शिद्दत गम से फटने लगा। इसे बाबा के आंसू से बहुत तकलीफ हो रही थी। बाबा, इसने इनके हाथ अपने हाथों में लिए, बहुत मुश्किल से खुद को बिखरने से रोका। इसे तैमूर पसंद नहीं था तो कह देती। इसे किसी और से शादी करनी थी तो बताती ना। क्या मैं इतना जालिम था कि ना मानता? मैंने तो हमेशा सहन सहन के रखा अपनी बेटियों को। इन्हें बेटा का तो क्या मैं इतना पत्थर दिल हो सकता था कि आबरू मुझे अपनी पसंद बताती और मैं इनकार कर देता? कितना खुश होती थी जब मैं तुम दोनों को देखता था। लेकिन आबरू, जिसे मैंने हमेशा खुद से बढ़ के चाहा, मुझे तोड़ गई, मेरे वजूद को रेजा रेजा कर गई, ऐसे कि मैं चाहूँ भी तो कोई पाबंद नहीं लगा सकता। हया, तुम भी ऐसे ही करोगी? बाबा, हया के बेताब आंसू छलक पड़े। इसने फ़ौरन बाबा के मुंह पर हाथ रख दिया, उनके सीने पर सर रखे रोने लगी। बाबा, अल्लाह ना करे मैं कभी ऐसा करूं। ऐसा सोचने से पहले मुझे मौत आ जाए। बाबा, बाबा मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा, बाबा। काफ़ी देर रोने के बाद हया ने सर उठाया, उनके आंसू साफ किए। बाबा एक बात कहूँ? हया इनके हाथ दबाती बोली तो बाबा ने सर हाँ में हिलाया। बाबा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब झूठ है। क्या मतलब झूठ है? हया, इसने खुद वो लेटर भेजा, मैं झूठ समझ लेता अगर राइटिंग इसकी ना होती। तुम क्या कहना चाहती हो? बच्ची है जिसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकता है? बाबा बस हया, इसके बाद मैं कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, ना ही आइंदा आबरू का नाम मेरे सामने लिया जाए। वो मर चुकी है मेरे लिए। आज के बाद मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। जाओ तो। ज़मान अहमद इसके हाथ चटकते गुस्से से बोलते मुंह फेर गया। हया कुछ देर बैठी नहीं देखती रही, फिर एकदम मुंह पर हाथ रखे कमरे से भाग गई। ज़फ़र और सिकंदर शाह की नाराज़गी अभी तक ऐसी की ऐसी थी। ज़फ़र ने इसे मिलने या रब्ता करने की कोशिश नहीं की तो ये जहमत से आने भी गवारा नहीं की। मीना बेगम अपने शौहर के साथ दुबई टूर पर गई थी ना, वापस आए 2 दिन हो गए। अशूब की बार तकरीबन 3 माह बाद कराची से आई थी। इसके फाइनल्स हो चुके तो वो लंबी छुट्टी पर घर आई थी। वो पहले की निस्बत काफ़ी बदली हुई लग रही थी, काफ़ी वीक, आंखों के गिर्द हल्के, अजीब हालत थी इसकी। ज़फ़र के अलावा सिकंदर को इस कारनामे का किसी को नहीं पता था, लेकिन ज़फ़र अब ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता था। वो धमकी वो वादा जो शाह ने इसे दे रखा था, अब ज़फ़र इसे वादे को तोड़ने जा रहा था। लेकिन इससे पहले वो इस लड़की से मिलना चाहता था। इसने शाह पैलेस जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इसने शाह पैलेस जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। वो शाह के आउट ऑफ सिटी जाने का वेट कर रहा था। ज़फ़र बेटा क्या सोच रहे हो? मीना बेगम इसे किसी सोच में गुम देखते पूछ बैठी तो ज़फ़र हड़बड़ा के सीधा हुआ। वो इस वक्त टेरेस पर बैठे धूप इंजॉय कर रहा था। यस मॉम। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। ज़फ़र बेटा कोई परेशानी है? कहीं शाह की तुम्हारी नाराज़गी तो नहीं चल रही? हमें वापस आए भी 2 दिन हो गए, लेकिन शाह ने चक्कर नहीं लगाया। इनफैक्ट इतने पीरियड में इसने कॉल भी नहीं की। जब भी मैंने ट्राई किया इसका सेल ऑफ मिलता है, ये बिजी, इसने कभी कॉल नहीं की। क्या बात है? मैं देख रही हूँ काफ़ी अपसेट हो। क्या बात है बेटा, शेयर करो। शायद ठीक है ना? मीना बेगम बेचैन सी बोली। इससे क्या होना मॉम? ही इज़ परफेक्ट, इनफैक्ट ही इज़ वेरी हैप्पी। इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। ज़फ़र तंजिया बोला। कैसा ख्वाब? अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट? ओह वाह माशाल्लाह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए वो बिज़ी होगा, तभी मुझे कॉल भी नहीं कर सका। ओह वाह, फाइनली मेरे बेटे ने अपना गोल अचीव कर लिया। मैं भी कॉल करती हूँ शाह को। इनका सेल नीचे पड़ा था, वो फ़ौरन कॉल मिलाने चली गई। ज़फ़र चुपचाप ही ज़्यादा देखता रहा। जब मॉम को पता चलेगा कि वो शख्स जिसे इन्होंने हमेशा अपनी ममता के आगोश में रखा वो क्या कर चुका, तो इनकी क्या हालत होगी? कैसा लगेगा इन्हें जब इनका मान टूटेगा? भाई, वो सोचों में गर्क था जब आशू इसके पास आई। ज़फ़र ने चौंक कर आशू को देखा तो इसे छंबा हुआ, इसे बहुत बदली लग रही थी। आशू गुड़िया क्या हुआ, तुम ठीक हो? ज़फ़र ने इसका हाथ पकड़े बेचैनी से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। यस भाई, आई एम फाइन, मुझे क्या होना? तो गुड़िया ये क्या हालत बना रखी है? ज़फ़र ने इसे सर से पाँव तक देखते पूछा। अरे भाई, आपको पता है ना स्टडी के मामले में कितनी ज़रूरी हो, और ऊपर से फाइनल्स थे, टेंशन, इसलिए आपको वीक लग रही। श्योर? ज़फ़र ने इस्तफ़सार किया। यस भाई, ऑफ कोर्स। और आपका हॉस्पिटल कैसे जा रहा है? हॉस्पिटल गुड। फिर वो दोनों बातों में मशगूल हो गए, लेकिन ज़फ़र आशू की बातों में एकदम तवज्जो देख रहा था। इसे बहुत कुछ क्लिक कर गया, लेकिन वो चाहता था आशू खुद शेयर करे, इसके लिए वो उसे टाइम देना चाहता था। आबरू ने खुद को सिकंदर शाह के रहमो करम पर छोड़ दिया। सिकंदर शाह अपने जुर्म से इसे हद तक खौफज़दा कर चुका था कि अगर इसे इशारे से भी बुलाता तो वो लरसने लगती।
इसकी आंखों में डर खौफ ने अपनी जगह बना ली। इसकी सारी बहादुरी सिकंदर शाह ने ख़त्म कर दी। इसने मान लिया कि सिकंदर शाह वाकई एक ताकतवर शख्स है, जो अपने अंदर इस कदर वहशत रखता है कि सामने वाले के वजूद को पल भर में रेजा रेजा कर सकता है, जो पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए हराम हलाल अच्छा बुरा भी ठीक गलत सब कुछ एक जैसा। आज सिकंदर शाह घर नहीं था और वो भद्दी सलमा भी मार्केट गई हुई थी। आबरू ने किचन का काम खत्म किया तो इसका दिल चाहा वो बाहर जाए। इसे इस पिंजरे में कैद हुए 3 माह हो गए थे। इसने बाहर का नज़ारा भी नहीं देखा। सलमा हर वक्त इस पर कड़ी निगरानी रखती थी। इसे लगता था कि अगर सिकंदर शाह और सलमा का बस चले तो इसकी सांसों को भी गिनना शुरू कर दे, कहीं ज़्यादा सांसें तो नहीं ले रही। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, डरते डरते बाहर कदम रखा तो बेसाख्ता इसने आसमान को देखा, जैसे सदियाँ हो गई उसे बाहर खुली फिजा में सांस लेते। इसने निगाह दौड़ाई तो दूर तक फैला लॉन, इसके चारों साइड पर खूबसूरत गमलों के फूलों के गमले रखे थे। लॉन में रखी वाइट चेयर्स अपनी खूबसूरती और कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। दरमियान में ईंटों की बनी गेट तक जाती एक दरमियान लंबी रात आ रही थी। गेट पर 2 गार्ड्स गन उठाए जो कन्ना खड़े थे। 3-4 माली बाबा लॉन और पौधों को पानी देने के साथ साथ कांटा छांटी भी कर रहे थे। वहाँ से हटते इसकी निगाह स्पोर्ट्स में खड़ी चमकती दमकती गाड़ियों पर पड़ी। रात आ रही की दूसरी तरफ भी लगी खूबसूरत सी घास और दरमियान में बना पूल अपनी पहचान आप था। पूल के साथ भी गमले रखे गए थे और एक तरफ रखी 2 बड़ी चेयर्स जो आगे से लंबी और मुड़ी हुई थी। आबरू का दिल चाहा वो इस पुल के पास जाए। वो चोर निगाहों से इर्द गिर्द देखती पुल की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। इसकी टांगें लरस रही थी। इसे लगा जैसे सिकंदर शाह इसे देख रहा और उसे बाहर निकलते जान से मार देगा। तुमसे कौन प्यार करेगा, तुम गंदगी का कीड़ा हो, तवाइफ के बेटे हो। कौन है तुम्हारा बाप? मानी मुझे इसका वजूद इस ज़मीन पर गवारा नहीं। ख़त्म कर दो इसे, जान से मार दो ताकि जान छूटे इस नापाक से। नहीं, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे मामा पास जाना है। मामा मामा अंकल, मुझे मामा पास जाना है, मुझे छोड़ के मत जाओ। मामा कहती है जंगल में शेर होता है, एनिमल्स होते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, मुझे छोड़ के मत जाए अंकल। क्यों छोड़ा था मुझे अकेला, क्यों? हा 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 हा। अरे सुल्तान तुम भी ना, जाओ ज़ावियर अपने रूम में। नहीं, मुझे आपके पास सोना है मामा। त्राह, जोरदार थप्पड़ लगने से वो दूर गिरा, फबक फबक कर रोने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने कहा क्या कहा? दफ़ा हो जाओ, चलो सुल्तान। वो सुल्तान की बाहों में बाहें डाले बाहर निकल गई। क्यों किया तुम सब ने ऐसा? सिकंदर शाह जुनूनी अंदाज में कमरे की हर चीज़ को ज़मीन बोझ करता चीख रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? इसने टेबल पर पड़ी शराब की बोतल ज़ोर से विंडो पर मारी तो वो चकनाचूर होगी। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, जैसे मुझे मारा एक एक को मारूंगा। वो अपने बाल मुट्ठी में भेंचे सोफे पर ठह गया। पास पड़ा इसका मोबाइल बार बार चीख रहा था, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। आज फिर इस पर जुनून सवार था। आज फिर इसका माजी इसके सामने खड़ा हंस रहा था। इसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया को आग लगा दे। इसने सिगरेट से लगाई और लंबे लंबे कष्ट लेने लगा। इसके अंदर नफरत का समंदर ठाठे मार रहा था। इसके अंदर आग लगी पड़ी थी। वो अपने मखसूस कमरे से निकलता टेरेस पर आके जब इसकी नज़र पूल के पास वजूद पर पड़ी। चल, पूल के पास वजूद हार गई। ये यहाँ क्या करिए मेरे मना करने के बावजूद? आबरू ज़मान, तुम समझती क्या हो खुद को? बहुत अकड़ है ना अपने बाप की तरफ मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा मार दे उन्होंने, या आप मार जा किसी पासे, उन भी सुकून आवे तो तैन भी आवे। वो गुस्से नफरत से इसकी तरफ देखता फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरने लगा। आबरू घुटनों पर हाथ रखे हाथों पर थोड़ी टकाए साख नजरों से पानी को देख रही थी जब सिकंदर शाह की गर्जदार आवाज़ ने इसे मंजमद कर दिया। क्यों आई तुम यहाँ? आबरू ज़मान को लगा जैसे कोई आवाज़ ना हो, मौत का फरिश्ता हो। एकदम पत्थर सी होगी। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसके हाथ पहलू में गिर गए। मैंने पूछा किसकी इजाज़त से आई हो तुम यहाँ? सिकंदर शाह आगे बढ़ता इसे खींच के उठाता ज़ोर से गरजा। तो आबरू होश में आई। सिकंदर शाह की सुर्ख होती आंखें देख कर इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। बक भी चुको, क्यों आई हो यहाँ? वैसे बारू से झंझोड़ता गरजा तो आबरू के आंसू पलकों की बाट तोड़े निकलने लगे। वो मैं यहाँ मुझे सॉरी, मना किया था ना मैंने, तो फिर क्यों आई यहाँ? सिकंदर इसका मुंह जोर से पकड़ता गरजा तो आबरू को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। इसने एक झटके से इसका मुंह छोड़ा तो वो गिरते गिरते बची। तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती है? मेरा कहा तुम्हें बेईमानी लगता है? हाँ बोलो। नहीं, मैं आइंदा। सिकंदर शाह अपनी लाल अंगारा होती आंखों इस पर गाड़े आगे बढ़ता जा रहा था। आबरू पीछे होती चली गई। नहीं प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। सिकंदर इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो देख रहा था कि आबरू पीछे होती बिल्कुल पुल के किनारे पर पहुंच चुकी है और इसके आखिरी कदम की सूरत वो पुल में गिर जाती। सिकंदर और इसके दरमियान फासला बहुत कम था। आबरू इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इसने आखिरी कदम उठाकर पुल में गिरते इसकी चीख बुलंद हुई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो खुद को बचाने की कोशिश में हाथ पाँव मार रही थी जबकि सिकंदर शाह बेहिस खड़ा इसे अपने बचाव के लिए हाथ पाँव मारते देख रहा था। बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ बचाओ। सिकंदर ने देखा इसके हाथ पाँव हरकत करना छोड़ चुके हैं। वो डूब रही। जब सिकंदर ने एक लम्हा वेस्ट किए बगैर पुल में कूद गया।
वो एक माहिर स्विमर था, इसने जल्दी से आबरू को अपनी बाहों में भरे बाहर निकाला और घास पर लटा दिया। वो होश हवा से बेगाना हो चुकी थी। आबरू, होश में आओ। आबरू, आबरू, उसका चेहरा थपथपाते गुस्से से बोला, लेकिन बेसुध। वो उसके पेट को दोनों हाथों से दबाए पानी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे फिर भी होश न आया। व्हाट द हेल इज दिस? आबरू, आबरू, आबरू। इसने इसे कंधों से पकड़े झंझोड़ा तो आबरू एक तरफ लुढ़क गई। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। सिकंदर से बाहों में भरे अपने रूम में ले आए। आबरू, आबरू, वो इसे बेड पर लेटाते इसका चेहरा थपथपाने लगा। इसे फिर भी होश न आया तो सिकंदर को इसे मजबूरन अपनी सांसें देनी पड़ी। वो इस पर झुका इसे सांस देने लगा तो आबरू खांसने लगी। थैंक गॉड। सिकंदर खड़ा होता सोफे पर जा बैठा। आबरू ने आंखें खोल ले अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो खुद सिकंदर शाह के बेडरूम में पाया। मैं इसने अपने जहन पर जोर दिया तो कुछ देर पहले का वाक़या फिल्म की सूरत इसके सामने घूमने लगा। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। बहुत बढ़ाते हुए उठी तो उसके कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। वो दड़पट्टे से बेनियाज थी। इसने सामने निगाह उठाई तो गोया सांस लेना भूल गई। सिकंदर शाह सामने सोफे पर बैठा टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। इसे होश में आता देख वो बेड की तरफ आने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब सिकंदर शाह को अपनी तरफ बढ़ता देख पीछे खिसकने लगी। इसकी ज़ुबान तालू से जा लगी थी। इसकी आंखें खौफ से फैलने लगी। बाहर क्यों निकली थी? सिकंदर शाह पे बेड पर इसके सामने झुके इसके दोनों तरफ बाजू रखे स्पाट लहजे में बोला तो आबरू के बेताब आंसू बह निकले। मम्मा, मेरा दम घुट रहा था तो थोड़ी देर के लिए गई थी। मम्मा, आइंदा नहीं जाऊँगी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं। वो हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी। त्राह जब सिकंदर शाह का हाथ उठा और वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर बाहर कदम रखने की? आबरू ज़मान, तुम बिल्कुल अपने बाप की परतू। इसी की तरह अक्कड़ है तुम्हें, लेकिन सिकंदर शाह को अक्कड़ निकालना आती है। जब मर जाके बगैर था। तुम बाहर गई थी मेरी इजाज़त के बगैर। हाउ डेयर यू? वो उसके बाल मुट्ठी में जकड़े इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। आबरू रोती चीखती रहम की भीख मांगती नहीं, लेकिन सिकंदर शाह कान बंद किए इसे जुल्म का शिकार बनाता रहा। आबरू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन सिकंदर शाह का हाथ न रुका। वो इसे बेदरेक मारता रहा। जब इसका जुनून कम हुआ तो नफरत भरी निगाह इसके बेजान होते वजूद पर डालता कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी। आबरू आदमी बड़ी दर्द से करा रही थी, लेकिन इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मुबारक हो शाह, तुम बाप बन गए। क्या बकवास है ये? शाह अपने रूम में था जब इसे मानी की कॉल महसूल हुई और कॉल रिसीव करते मानी की बकवास ने इसके होश उड़ा दिए। वेट। वो एक नज़र अपने पहलू में सोई ज़हरा पर डालता रूम से निकलता टेरेस पर आ गया। हाँ, अब बोलो, क्या बकवास कर रहे थे? ये बकवास नहीं, हकीकत है जनाब, अटल हकीकत। मानी पुरसकून अंदाज में बोलता इसका सकून गारित कर चुका था। क्या बकवास है यार मानी, जो कुछ भी है साफ पको। क्या कह रहे थे तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब समझो, दिलावेज का बेटा पैदा हुआ, यानी तुम्हारा बेटा, जो 1 साल का भी हो चुका है। मुझे आज ही किसी ज़राए से मालूम हुआ कि दिलावेज का बेटा है और बहुत जल्द तुम्हें बेटा लुटाने हवेली आ रही है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा नहीं मानी। पता नहीं किसके गुनाह का इल्ज़ाम वो मेरे सर थोप रही है, लेकिन मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं मानता। हाँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूरी तो नहीं वो तुम्हारे बच्चा। मानी ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो मुझे सारी डिटेल बताओ। वो बेचैनी से टेरेस पर चक्कर काटता रहा। यार तुम्हें पता है ना, मैं गाँव गया हुआ था। दिमाग में चक्कर लगता रहा, लेकिन कभी कोठे का चक्कर नहीं लग सका। आज मेरा दिल किया वहाँ जाने को, तो छोटे से बेबी को खेलते देख मैंने नीली से पूछा तो मेरी इस्तफसार करने पर ये सब नीली ने बताया। और ये भी कि दिलावेज इस बच्चे को तुम्हारे पास लेके जाएगी। वो इससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती, हर वक्त अपना गुस्सा इस बच्चे पर निकालती है। जबकि एक बात और पता चली, मानी ने तफसील बताते हुए कहा। वो क्या? शाह ने छंबे से पूछा। वो ये कि दिलावेज आजकल बहुत से लोगों के साथ पाई जाती है। इसने क्लब भी जाना शुरू कर दिया। आई डोंट केयर मानी कि वो डैमिट क्या करती है क्या नहीं, लेकिन वो बच्चा हवेली नहीं आना चाहिए। शाह इसकी बात काटता गुस्से से चिल्लाया। मैं कल शहर चक्कर लगाऊंगा, बैठ के बात होती है। ओके बाय। शाह कॉल बंद करता टेरेस पर रखी चेयर पर बैठ गया और दिल में मचलती हलचल को दबाने के लिए सिगरेट सुलगा रही। फिर क्या सोचा तुमने शाह? क्या मतलब क्या? वो अपने ऑफिस में था जब इसके सामने चेयर पर बैठा मानी बोला तो फ़ौरन चेयर से उठता गुस्से से फनकारा। क्या मतलब क्या सोचा? वो बच्चा किसी सूरत हवेली नहीं पहुंचना चाहिए। पता नहीं किसका गंदा खून मेरे सर थोप रही है, लेकिन मैं भी शाह हूँ, इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो किसी और का नाजायज़ बच्चा जन के मुझे ब्लैकमेल करेगी मुझे। वो गुस्से से बोलता चक्कर काट रहा था। लेकिन निकाह असल था शाह, इस बात को तुम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन इस निकाह का कोई सबूत इसके पास नहीं। बेशक निकाह में फेक नहीं करवा सका, लेकिन इसके पास भी कोई सबूत नहीं जिसे वो साबित कर सके कि निकाह असली है। खैर, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, बस ये बच्चा हवेली ना पहुंचे, वरना क़यामत आ जाएगी। हमारी हवेली बिखर जाएगी, हमारी इज्जत पर हर्फ आएगा, और हमारी इज्जत पर हर्फ आए ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो मैं तो डूब के मर जाना, लानती अब बेगैरता। शूट कर दूंगा मैं दिलावेज और इस बच्चे को अगर इसने मेरे मुकाबले आने की कोशिश की तो। कूल डाउन शाह, ऐसा ही होगा जैसे तुम चाहोगे। बस तुम अपसेट ना हो प्लीज़। मानी ने इसके कंधे पर हाथ रखे इसे आराम करना चाहता वो चलता हुआ अपनी चेयर पर जा बैठा। नो डाउट मानी इसका बेस्ट फ्रेंड था। अपने वगैरह एक गंद सी। हया कहाँ जा रही हो बेटा? हया को निकाब लेते देख ज़मान अहमद ने पूछा।
बाबा मार्केट तक थोड़ा सौदा सलफ ख़त्म हो चुका, वहीं लेने फ़हद का वेट कर रही थी, वो बस आता ही होगा। हया ने तफसीली जवाब दिया, बेटा तुम रहने दो, मैं ले आता हूँ, तुम मुझे पर्ची बना दो जो मंगवाना है। बाबा आपकी तबीयत, हया ने कहना चाहा जब ज़माने में इसकी बात काटते बोले, बेटा तबीयत तो वैसी रहनी है, ये तो नहीं ठीक होने वाली, तुम जाओ लिख के लाओ, मैं लाता हूँ। ज़माने अहमद संजीदगी से जवाब देते आगे बढ़ गई, तो हया भी चादर तय करती कागज़ और पेन लेके बैठ गई। ज़मान अहमद बाज़ार से सौदा सलफ लेने के बाद सड़क किनारे खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे। लगता है आज कोई बस नहीं आने वाली, ऊपर से मौसम भी तेवर बदलने लगा, लगता है बारिश होने वाली। ज़मान अहमद काफ़ी देर बस का इंतज़ार करते करते थक चुके कि अचानक तेज़ आंधी और झक्कड़ चलना शुरू हो गए। लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा, आज कोई बस नहीं आने वाली और बारिश भी शुरू होगी। वो खुद से सरगोशी करते चलने लगे। ना नहीं, प्लीज़ ऐसा ना करो, मुझे रहम करो, रहम खाओ मुझे। मेरी शादी है, मैं घर ना पहुँची तो अम्मी पापा मर जाएंगे ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गुनाह है, तुम गुनाह हो, किसी का नाजायज़ खून, गंदगी का कीड़ा हो तुम। अब्रू खिलते जाए इसकी सिस्कियाँ और एक मासूम बच्चे की यहाँ तमाम आवाज़ें मिलके आवाज़ें इसके जहन में हथौड़े की मानद लग रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। इसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर पंच मार के अपना गुस्सा निकाला और सिगरेट सुलगाए कश लेता अपने अंदर भड़कते शोर को दबाने की कोशिश करने लगा। बहुत रैशली ड्राइव कर रहा था। और शिट, इसने देखा कोई बुजुर्ग बिल्कुल इसकी गाड़ी के सामने थे। अगर वो फिल फॉर ब्रेक ना लगाता तो यकीनन अब तक गाड़ी की टक्कर से कहीं और होते। इसका गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगा। वो फ़ौरन गाड़ी से निकलता टकराने वाले के सर पर जा पहुंचा, तो सड़क पर गिरा अपना सौदा सलफ उठा रहा था। वो भूल चुका था कि कोई बुजुर्ग अब एकदम गुस्से से चिल्लाया, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अगर गाड़ी से टक्कर होती थी तो अब तक ऊपर पहुंच चुके थे। बेटा माफ़ कर दो। ज़मान अहमद खड़े होते इस नौजवान की तरफ मुड़े तो गया पत्थर के हो गए। मुझे छोड़ के ना जाए अंकल, आप बहुत गंदे हैं, झूठ बोलते हैं आप। कुछ आवाज़ें ज़मान अहमद के दिमाग में शोले भड़काने लगी। सामने खड़ा शख्स शॉपर इनके हाथ से गिर गया। इनकी आंखें हैरत तो सदमे से फटी हुई थी, जबकि इससे भी अबतर हालत सिकंदर शाह की थी। वो अपने सामने खड़े शख्स को कैसे भूल सकता था? इसे ज़िंदगी में सिर्फ चंद लोगों को तो याद रखा था। इसकी आंखों से शोले निकलने लगे। इसका जी चाहा वो गाड़ी स्टार्ट करता, सीधी शख्स के ऊपर चढ़ा दे, लेकिन वैसा नहीं कर सकता था। वो ज़बत की इंतहा को छूता मुठ्ठियाँ भेज चुका था। ज़मान अहमद के हाथों से गिरते शॉपर इस बात के गवाह थे, वो भी इसे पहचान चुके। बारिश जोर पकड़ चुकी थी, वो दोनों भीग रहे थे। ज़ावियार, देखे मैं क्या सी ना, ऐसे सिकंदर शाही उदा गान था। ज़मान अहमद की आवाज़ कपकपा रही थी, इनकी आंखों में खौफ फैल चुका था। सिकंदर शाह ने अपनी आंखें जोर से भेजे, दांत पीसे इसकी नफरत ज़ब्त की इंतहा को छू रही थी। इसका जी चाहा वो इस शख्स को गोली से उड़ा दे, आग लगा दे इसके वजूद को, लेकिन नहीं, वो इसे तड़पा के मारना चाहता था। इसने अपनी नज़रें इसके पर गाड़ रखी थी। तो तुम ज़ावियार हो ना? तो तुम मर गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़मान अहमद बड़बड़ाते हुए पीछे हटते जा रहे थे। इनका दिल बंद होने लगा। अरे आप ऐसे क्यों डरे? इट्स ओके, आपकी गलती नहीं, शायद मैं रैश ड्राइव कर रहा था, कोई बात नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ, चले आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सिकंदर शाह फ़ौरन पैंतरा बदलता आगे बढ़ के सड़क पर गिरा सामान शापर में डालने लगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। ज़माने मैंने जल्दी शॉपर इसके हाथ से लेते इनकार करते सुकून का सांस लेके इसने पहचाना नहीं। वो जल्दी से जल्दी शख्स की नज़रों से ओझल होना चाहते थे। अरे ऐसे कैसे, इतनी तेज़ बारिश और आप इतना भीग भी चुके हैं, चलें प्लीज़। सिकंदर शाह ने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जब ज़मान अहमद कभी बेचैनी से हाथों की उंगलियों को मसलते और कभी शीशे से बाहर देखने लगते। मैं क्या सी ना, ज़मान अहमद लगता मानी चवल बगैर था। सिकंदर शाह ड्राइव करते इनकी एक हरकत को नोट कर रहा था। आप इतने अपसेट क्यों हो गए? ज़मान अहमद शीशे से बाहर देख रहे थे। जब साथ बैठे शख्स की आवाज़ इनके कानों में पड़ी तो इनकी बेचैनी सवा हो गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़मान अहमद इसकी तरफ देखते जवाब दिया, जो आंखें इन पर गाड़े हुए थे। इन्होंने बेसाख्ता मुँह पर हाथ मारते पसीना साफ किया। ओके, मुझे लगा शायद आप मुझे किसी नाम। सिकंदर शाह ने अबरूज कहते जुमला अधूरा छोड़ दिया। ज़मान अहमद खामोशी रहे। आप मुझे यहीं उतार दो। ज़मान अहमद ने गाड़ी रोकने का कहते सामने देखा तो इनकी आंखें हैरत से फैल गई। गाड़ी बिल्कुल इनके घर वाली गली में दाखिल हो चुकी थी। इन्होंने चौंक कर सिकंदर शाह की तरफ देखा। इनके इस तरह देखने पर सिकंदर शाह ने इनकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। आपको कैसे पता कि मेरा घर गया? ज़मान अहमद के अंदर खतरे की घंटियाँ बजने लगी। अरे मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? ससुर साहब। सिकंदर शाह इनकी तरफ झुका सरगोशी में बोला तो ज़मान अहमद डर के मारे दरवाजे से जा चिपके। क्या मतलब? क्या बकवास है ये? कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? कैसे जानते हो तुम? ज़मान अहमद ने गुस्से से चिल्लाते इसका गिरेबान पकड़ लिया तो मजबूरन सिकंदर शाह को ब्रेक लगानी पड़ी। इसने एक नज़र अपने कॉलर पर मौजूद ज़मान अहमद के हाथ पर डाली और दूसरी नज़र ज़मान अहमद पर, जिसका चेहरा गुस्से के तमाज़े से तप रहा था। सिकंदर शाह को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। अरे ससुर साहब, दामाद का गिरेबान नहीं पकड़ते, बुरी बात, दामाद को बुरा भी लग सकता है, और अगर दामाद को बुरा लगे तो सोचें आपकी बेटी आपसे कितना नाराज़ होगी। सिकंदर शाह इनके हाथ हटाता सुकून से बोलता। ज़मान अहमद का सुकून बर्बाद कर चुका था। कौन हो तुम? सीधे सीधे बको, मुझे सब पसंद नहीं। क्या बकवास किए जा रहे हो? कौन हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ज़ावियार हो ना? हाँ तुम ज़ावियार हो, बताओ मुझे।
ज़मान अहमद गुस्से से चिल्लाने लगे जब सिकंदर शाह गाड़ी से निकलता इनकी साइड का दरवाज़ा खोलते इन्हें कंधों से थामे बाहर खड़ा किया। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? ज़मान अहमद खड़े इसकी सारी कार्रवाई देख रहे थे जो गाड़ी से इनके शापर निकाल रहा था। सिकंदर शाह शापर इनके हाथों में थमाता इन्हें कंधों से थाम इनकी आंखों में आंखें डाले सपाट लहजे में बोला, सिकंदर शाह, आपका डियर दामाद सुसर साहब, आपकी प्यारी बेटी अब्रू ज़मान का मजाजी खुदा। आपसे मिलकर अच्छा लगा सुसर साहब, होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम जावियार हो? हाँ, तुम जावियार हो, ज़मान अहमद खौफजदा लहजे में बोले। अरे आप क्या जावियार जावियार की रट लगाए? बस सिकंदर शाह हूँ मैं। पता नहीं किस जावियार का डर आपके दिल में समाया हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर अच्छा लगा सुसर साहब। सासू माँ को भी अपने दामाद का सलाम करना। मैं चलता हूँ, आपकी बेटी बहुत बेचैनी से मेरी मुंतज़िर होगी। और हाँ, ज़मान अहमद साग खड़े इसकी बकवास को समझने की कोशिश कर रहे थे जब सिकंदर शाह गाड़ी की तरफ बढ़ता कुछ याद आने पर इनके सामने आ रुका। और हाँ, मैं आपकी तरफ से आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार दे दूंगा। ज़मान अहमद की आंखों में देखते कमीनगी से आंख मार के बोलता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़मान अहमद कानों पर हाथ रखे वहीं बैठते चले कि इनके आंसू रवानगी से बह रहे थे। सिकंदर शाह ने गाड़ी स्टार्ट करते एक नफरत भरी निगाह घुटनों पर बैठे ज़मान अहमद पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। साद ने जब से इस लड़की को देखा था इसके जहन में सवार हो गई थी। हालांकि कोई दिल फेंक लड़का नहीं था, लेकिन अचानक इस लड़की को देखने के बाद बार बार इसे मिलने, इसको देखने के लिए दिल मचल रहा था। इस लड़की की आंखें और आंखों में चमकते मोती। उफ़, साद का दिल चाह कर वो उड़कर इस लड़की के पास पहुंच जाए, इसके सारे आंसू अपने होठों पे छोड़ ले, इसके सारे दुख सारी तकलीफ़ें अपनी झोली में डाल ले। इसकी गहरी खूबसूरत आंखों में साद कहीं डूब गया था। इसका दिल ख्याल एक लम्हे के लिए भी इसका दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा था। साद को इसे सोचना बहुत अच्छा लग रहा था। इसका दिल एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। बहुत ही खूबसूरत एहसास था ये। कई बार इसका दिल चाहा वो अब्बास से इस लड़की का एड्रेस पूछे, लेकिन फिर रुक जाता। अभी वो इसे और महसूस करना चाहता था। अरे मेरा बेटा खुद ही हमसे जा रहा है, क्या बात है? वो बेड पर दराज आंखें मूंदे अपने ख्यालों में गुम था जब बाबा की आवाज़ पर इसने पट से आंखें खोल दी। अरे नहीं बाबा, बस ऐसे ही आप आए ना। साद इनके लिए बेड पर अपने पास जगह बना दे बोला तो शाहनवाज इसके पास बैठ के। बाबा तबीयत ठीक है? तबीयत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे ना, कभी ठीक कभी बीमार। अल्लाह का शुक्र है वो जिस हाल में रखे। आप बताओ किसके ख्यालों में गुम मुस्कुराया जा रहा है? क्या बहुत खूबसूरत है वो? बाबा ने सरगोशी की। हाँ 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 बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात है? बाबा ने इस्तफसार किया। बाबा बुरी बात, मैं मामा को शिकायत लगाता हूँ आपकी। अरे मेरी शिकायत क्यों? बाबा ने आंखें निकाली तो साथ मुस्कुरा दिया। आपकी शिकायत इसलिए कि आप आजकल कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। सो मामा को कहता हूँ आप पर गहरी नज़र रखे। हाँ 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 हाँ। साद की बात पर दोनों का कहका पड़ा तो साद को बाबा को मुस्कुराते देख बहुत खुशी हुई। वो बाबा के डिप्रेशन में रहने की वजह से काफ़ी अपसेट था। वो कुछ शेयर भी तो नहीं करते थे। हाँ, साद केड़ा है? साद कहीं एहसन का बड़ा भाई है भला? साद बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी है। काफ़ी देर छाई खामोशी के बाद बाबा बोले। जी बाबा प्लीज़ बोले। साद ने इनके हाथ अपने हाथों में लिए प्यार से पूछा। साद को टेंशन होने लगी कि रिमशा के बेटा मुझे आपसे रिमशा के बारे में बात करनी है। रिमशा के बारे में? क्या बात बाबा? साद को टेंशन होने लगी कि रिमशा के बारे में बाबा इससे क्या बात करना चाहते हैं। बेटा रिमशा घर की देखी भाली बच्ची है, मुझे बहुत अजीज़ भी है बेटा। हम सबकी ख्वाहिश है कि बाबा ने इसकी तरफ देखा जो बगौर ही नहीं देख रहा था। कि साद ने पूछा कि रिमशा और आपका रिश्ता फाइनल कर दें। बेटा आपकी बड़ी माँ, दादी माँ, बाबा, चाचू चाची सबकी यही ख्वाहिश है बेटा। आपको कोई इतराज़ तो नहीं? साद को लगा कमरे की छत इसके सर पर आ गिरी। साद जान, जब वो कुछ ना बोला तो बाबा को इसे बुलाना पड़ा। जी बाबा। साद ने गला खनकार और बाबा की तरफ देखते पस्त आवाज़ में बोला, बाबा मैं आपकी ख्वाहिश की कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ रिमशा बहुत अच्छी लड़की है और हम सबको इससे बहुत प्यार भी है, लेकिन बाबा, अच्छा सोने, लेकिन बाबा मैंने रिमशा को कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं इसे हमेशा बहन मानता हूँ और भाइयों जैसा मानी दी भी है। प्लीज़ बाबा, मैं रिमशा से शादी करके इतने खूबसूरत रिश्ते का कत्ल नहीं कर सकता। प्लीज़ बाबा, हम कोई और अच्छा रिश्ता देखेंगे रिमी के लिए। इनफैक्ट मैं खुद लड़का ढूंढूंगा अपनी गुड़िया के लिए जो हमेशा से हम सब जैसा प्यार दे। साद नरम लहजे में बोला। बाबा ने साद की इतनी लंबी गुफ्तगू पर इत्तफाक किया। बाबा आप नाराज़ तो नहीं? प्लीज़ बाबा मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं साद बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम सबकी ख्वाहिश थी। अगर आपको मुनासिब नहीं लगता तो बेटा हमें कोई एतराज़ नहीं, मैं सबको समझा दूंगा। हम सब ने मिलकर अपनी रिमी के लिए लड़का ढूंढेंगे। बाबा ने साद को गले लगाते नरमी से कहा तो साद को अपने सर से एक बोझ हटता महसूस हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू बाबा। साद इनके हाथ चूमता खुशी से बोला। लव यू टू जान। बाबा ने भी इसे बाहों में भेज लिया। ओके बेटा चलता हूँ। और हाँ, बाबा बेड से उतरते जाने लगे जब वापस मुड़ते साथ की देखा। हमें जल्द अज जल्द हमारी बहू से मिलवा देना। मैनू क्यों लग रहा है वही बगैरत किस्म का शाह है। अब देखते हैं, मुझे सही लगा उदय बगैरत के गलत लगा। बाबा हा 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 बाबा। बाबा की बात पर साथ का फलक शगाफ कहकर पड़ा तो बाबा भी मुस्कुराते बाहर निकल गए। उफ़, बाबा भी ना पूरी जासूस है। जो बात मैं खुद से भी छुपा रहा था कैसे 1 मिनट में पकड़ ली। हा हा हा। उफ़ हया मैडम, लगता है कि अब आपसे मिलना ही पड़ेगा। मेरे मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए,
इससे कहो कभी सामने तो आए, ला 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 ला। सात होंठों पर खाने की धुन में सीटी पे जाता बेड पर दराज हो गया। मैं सीटी मार के था। नहीं भाई, सीटी नहीं मारनी मैंने, आती है मुझे वैसे मारनी। अच्छा किधर है बाबा? बाबा क्या हुआ बाबा? है बाबा के इंतज़ार में बेचैनी से चक्कर काटती जब बाबा घर में दाखिल हुए। बारिश होने से इनके कपड़े भीग चुके थे। हया फ़ौरन आगे बढ़ती इनके हाथों से शॉपर लेती बेचैनी से बोली, बाबा। हया ने इन्हें साख्त खड़े देखकर झंझोड़ा। कुछ नहीं हुआ, कमरे में जा रहा हूँ, भूख नहीं है, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो स्पार्ट लहजे में बोलते कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। बाबा को क्या हुआ? घर से तो ठीक गए थे, ज़रूर कोई पुराना मोहल्लेदार मिला होगा, इसने बाबा को हर्ट किया होगा। या अल्लाह, ये लोग हमें जीने क्यों नहीं देते? क्यों हमारी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना रहे? क्यों? तेरे बाबा दे अपने करतूत जड़े ਉਹਦੇ सामने आ रहे। बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ की पूछते आंखें साफ करती किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। अम्मी कुरान पाक पढ़ रही थी, तुम्हारी बेटी होगी तो मैं इसे तुमसे छीन लूँगा। आप बहुत बुरे हैं, झूठ बोलते हैं। बेटी को छीन लूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम सिकंदर शाह हो, तुम जावियार हो, जावियार। हाँ, तुम जावियार ही हो। तुम मेरी बेटी को ले गए मेरी आबी को। या अल्लाह, मेरी आबी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। ये क्या हो गया? मेरी आबी इसके पास है, मेरी आबी किस हाल में होगी? या अल्लाह, मेरी आबी को अपने अमान में रखना। या अल्लाह, ये झूठ बोल रहा हो ये सब। या अल्लाह, ये शख्स जावियार ना हो जावियार। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। ज़मान अहमद बेड पर बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। खौफ के ने एकदम इन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वो इसके जावियार ना होने की दुआएं मांगते फूट फूट के रोने लगे। इनका बस नहीं चल रहा था। वो उठ के अपनी आबी के पास पहुंच जाए, हमेशा हमेशा के लिए से अपनी आगोश में छिपा ले। फ़ौरन उठते चेंज करके वज़ू करने के नमाज़ पढ़ने लगे। वैसे इंसान भी कितना अजीब है ना, जब दूसरों के साथ करने पर आता है तो जुल्म की इंतहा कर देता है, जब खुद पे बैठते तो अपने आप को दुनिया का सबसे मज़लूम तरीन इंसान तस्वर करने लगता है। लेकिन ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, जल्द या बदेर अपना बोया हर किसी को काटना पड़ता है। तो ये काटे ना जिसने बोया है, वो तो बेचारी बेकसूर है ना जो काट रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका कि आपके औलाद के सामने आता है। तो बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, महफूज रखे। तो सिकंदर शाह जो कर रहा है, सिकंदर शाह की भी तो औलाद के सामने आ सकता है ना ये सब कुछ। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। सुमेरा अरशद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। सॉरी कुछ अरसे से कमेंट नहीं कर सकी और इंटरेस्टिंग नावल है। इट्स ओके, अब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच। अयान मलिक, नाइस नावल, थैंक यू। शैलो, आई हेट दिस नावल, ही इज़ वेरी रूड। नहीं, आई हेट दिस हीरो, ही इज़ वेरी रूड। मुझे खुद ये हीरो जहर लगा है, जैसे सलार जहर लगता था ना मुझे, बाहों के हसार वाला, वो मुझे बहुत बुरा लगा था। और ये भी मुझे सिकंदर शाह भी इसी तरीके से बहुत कमीना किस्म का जहर लगता है मुझे हीरो ये वाला। यार अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा भी हुआ है पास्ट में, तुम इंतकाम भी ले रहे हो, तो तुम्हारे कोई राइट नहीं है कि तुम एक ठीक है तुम अपना बदला लो, लेकिन उसके बाप से लो ना। उसने क्या किया बिगाड़ा तुम्हारा जिसके साथ तुम बदला ले रहे हो? और उसको पता भी नहीं, जिससे तुम बदला ले रहे हो मतलब उसके बाप का बदला है ना, तो उसके बाप को तो पता भी नहीं है। सिर्फ उसको तुमने, ठीक है उसके साथ भी तुमने बुरा किया, लेकिन जो सलूक तुम उसके अपनी बीवी के साथ कर रहे हो, वो कुछ चीज़ को तो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या फेस कर रही है। और उसका तो कोई कसूर नहीं है ना जिसके साथ तुम तड़फ रहे हो। अयान मलिक प्लीज़, I5 नाइस स्टोरी, थैंक यू। लेकिन स्टार्ट में आपने क्या लिखा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मलिक सब्बा, वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं स्टार्ट से शुरू किया। अच्छा, आपका कमेंट बहुत छोटा है आज और काफ़ी टाइम बाद आपका कमेंट है। आप एग्ज़ाम्स में बिजी थी, चलें आप वापस आ गई, आप वेलकम बैक। बाकी हाल देख लें आप, 3-4 कमेंट्स है बस, और कोई कमेंट नहीं। जी तो गाइस, ये हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये उरबर जुमर से बात कर ले, चलो बोलो, नीचे हो बोलो। गाइस, जी बोलो। अस्सलाम गाइस, आप भी बोलो। अस्सलाम गाइस, चलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम गाइस। कैसे हैं आप लोग? बोलो ये ना, कैसे हैं आप लोग? ये मुझे पकड़ा दो, अब बोलो। आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप बताओ, मैं कौन बात कर रही हूँ? अपना नाम बताओ। हुरब, आप कौन बात कर रहे हैं? नहीं, आप बताओ कि मैं हुरब बात कर रही हूँ। मैं जुमर बात कर रहा हूँ। जुमर बात कर रही हूँ? अच्छा चलो जल्दी जल्दी बात करो, लास्ट मिनट है। हाँ, तो आप सब क्या कर रहे गाइस? जब आप क्या कर रहे हो? तो वो बोल दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें।
जिनने यहाँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, फिर जितने ही आप करेंगे उतने ही आपको वीडियोस कॉर्डिंग्स मिलेंगी, रोटी मिलेगी और आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने आप करेंगे उनको ही आपको एक करके बोलो बेटे, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करेंगे तो उतने नहीं मिलेंगे, करेंगे तो उतने ही मिलेंगे। होप सो आप लोगों को इनकी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि दोनों इकट्ठी बोल रही हैं और एक ही चीज़ बोल रही हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी तो गाइस यहाँ पे हमारा टाइम भी ओवर हो गया, अब हम लोग चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो अभी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।